हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका। सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बच्चा जैसा कि बीएससी फिफ्थ सेम इनऑर्गेनिक हम कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने किए थे सीएफटी के पोस्टुलेट। तो बच्चा पार्टी आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये आप प्लस टू के अंदर कर आए हैं। ऑक्टाहेड्रल के अलावा हम टेट्राहेड्रल भी करेंगे। इनके बहुत सारे केस होते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी तब तक जुड़ जाइए हमारे साथ, नोटबुक निकाल लीजिए। और उससे पहले अगर अभी तक आपने सीएफटी के पोस्टुलेट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे बच्चा पार्टी वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि ये वीडियो करने में आपको आसानी रहे। इसके अंदर बिल्कुल ईजी वीडियो है, ईजी कंसेप्ट है, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए मेरे बच्चा पार्टी, अब जो सीएफटी की हमने बात की थी वो हमारी सारी की सारी डी ऑर्बिटल के ऊपर बेस्ड थी। जो हमारी सीएफटी थ्योरी है वो डी ऑर्बिटल बेस्ड थ्योरी है। अब सबको पता है डी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे ऐसे 5 सबसेल होती हैं। अगर मैं बात करूंगा डी ऑर्बिटल में तो हमारे 5 ऑर्बिटल है डी के, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम फिलिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होगी डी अंदर के अंदर? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 10 आ सकते हैं। यानी 10 आएंगे तो कितने ऑर्बिटल होंगे? यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होंगे। उन 5 ऑर्बिटल के नाम क्या होंगे? पहला होगा बच्चा पार्टी DXY, DYZ, DZX, DX2 माइनस Y2 एंड लास्ट होगा बच्चा DZ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो सीएफटी है हमारी उसके अंदर हम स्टडी करेंगे डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होगी, क्योंकि सारी की सारी जो सीएफटी है वो सेंट्रल मेटल आयन बेस है। और सेंट्रल मेटल हमारी कौन से यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर मैक्सिमम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो सकती है। 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां नहीं आ सकते। इससे कम 9 हो, 8 हो, 7 हो वो आ सकते हैं। और ऑर्बिटल के हमारे नाम बच्चा ये होंगे DXY है, DYZ है, DZX है, DX2 माइनस Y2 है और DZ² है। इनके स्ट्रक्चर बच्चा लास्ट वीडियो में आपके लिए मैंने टेस्ट छोड़ा था ताकि आप इसको ड्रा कर सको। वो आपने किया है तो अच्छा, वरना बच्चा अपनी बुक जरूर पढ़ के आना, या वरना बच्चा प्लस 2 के अंदर भी इसको कर आए हैं। अब मेन बात आती है स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग कैसे होगी? अब देखिए, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, मेटल होगी और 6 लिगेंड इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है। अब एक बात देखिए, जैसे हमने डायग्राम को ड्रा किया है, इसी डायग्राम से इसको समझेंगे और इसी सेगमेंट में हमारा मैक्सिमम पार्ट ऑफ वीडियो है कवर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो हमारा डी ऑर्बिटल है, ये फ्री गैसियस मेटल आयन। जो हमारे DXY है, DYZ है, ये हमारा DXY है, ये DYZ है, ये DZX है, ये वाला हमारा DX2 माइनस Y2 है और ये DZ² है। अब ये जो हमारे पहले वाले ऑर्बिटल हैं ये न्यूट्रल है एज एन गैसियस मेटल आयन। अभी इनको कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, तो 5 के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। जो पहली स्टेट है हमारी, अगर मैं इसको स्टेट 1 नाम दूंगा मेरे बच्चा, अगर मैं इसको स्टेट 1 लिखता हूं तो स्टेट 1 में हमारा सेंट्रल मेटल आयन, इसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये न्यूट्रल बैठा है, कोई भी लिगेंड इसको अप्रोच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई लिगेंड इसको अप्रोच करता है तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जैसे ही लिगेंड आएगा, लिगेंड क्या करेगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर मैं इसको स्टेट 2 नाम देता हूं तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि कोई लिगेंड आने के बाद इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। मैंने एवरेज एनर्जी लिखी है, इसको हाइपोथेटिकल एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए चाहे हाइपोथेटिकल, क्योंकि हमें नहीं पता है कितनी हो सकती है। ठीक है, हाइपोथेटिकल एनर्जी। हाइपोथेटिकल मतलब हम मान के चल रहे हैं पॉसिबल है या नहीं है, इसका हमें नहीं पता। हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट 1 था जो न्यूट्रल था।
स्टेट 2 हमारे बच्चों कैसी हो गई, हाइपोथेटिकल या एवरेज एनर्जी की। अब लिगेंड ने अप्रोच किया तब ये स्टेट है। अब लिगेंड अप्रोच करने के बाद क्या होगा, लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया तो पांचों की एनर्जी बराबर है, पांचों डीजनरेट है, इक्वल एनर्जी के हैं। ये मैंने पॉइंट आपको सीएफटी के अंदर भी करवाया था, डीजनरेट का मतलब मैंने आपको वहां पर भी करवाया था, ठीक है। तो 5 के 5 ऑर्बिटल यहाँ पर इक्वल एनर्जी के हैं। अब क्या हुआ, लिगेंड ने अप्रोच किया, एनर्जी थोड़ी ज्यादा हुई। अब लिगेंड अप्रोच करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या होगा, जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो 2 सेट के अंदर डिवाइड हो जाता है। यहां पर हमारा डी ऑर्बिटल 2 सेट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब 2 सेट को हम नाम क्या देंगे, देखिए जो हमारे पहले वाले 3 होते हैं इनको हम नाम देंगे T2G का, और इसको नाम हम देंगे EG का, ठीक है। T2G और EG। जो हमारा T2G है ये लोअर एनर्जी का है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये वाला हमारा लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, और ये वाला बच्चा पार्टी होगा हमारा हायर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही इन डी ऑर्बिटल को, कोई सेंट्रल मेटल को जब एक लिगेंड अप्रोच करेगा और लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे ही सेंट्रल मेटल आयन को कोई लिगेंड अप्रोच करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो 2 सेट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक सेट में हमारे 3 ऑर्बिटल होंगे, दूसरे सेट में हमारे 2 ऑर्बिटल होंगे। जो 3 ऑर्बिटल हैं यानी DXY, DYZ, DZX, ये हमारे T2G होंगे, मैंने यहां पर भी लिख दिया है। और जो हमारे हायर एनर्जी के होंगे, जो 2 का सेट होगा, उसके अंदर DX2 - Y2 और DZ² होगा, ठीक है। अब बात आती है इनके नाम हुआ T2G और EG। ये हमारा कब है, जब डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हुई, यानी ये टूट गए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारे पास डी ऑर्बिटल था, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते थे। 5 ऑर्बिटल के नाम आपको पता है, DXY, DYZ, DZX, DX2 - Y2 और DZ²। जब न्यूट्रल होगा, कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा, तो पहली स्टेट होगी। जैसे ही कोई लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये हमारा 2 के अंदर टूट जाएगा, T2G में टूट जाएगा और EG के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। T2G में क्या होगा, 3 ऑर्बिटल आएंगे, DXY, DYZ, DZX, ये हमारा लोअर एनर्जी वाला होगा। अब बात आती है इसकी एनर्जी कितनी होगी। इसकी एनर्जी हमें बच्चा 4d³ बोलिए, d³ इसकी यूनिट होती है, या 0.4, d³ नहीं आएगा यहाँ पर, डेल्टा O होता है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये अभी टर्म आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक हमारा हायर टूटेगा, वो होगा हमारा DX2Y2 माइनस और DX2 - Y2 और DZ²। तो ऊपर वाला EG होगा, इसकी एनर्जी 6d³ होगी, या 0.6 डेल्टा नोट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, जो लोअर होता है ना, ये माइनस में होता है, ये दिमाग में रखना, ये -4 होगा, ठीक है। और ये 0.4 होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई होता है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी लोअर एनर्जी है वो माइनस में होती है, -4d³ और बच्चा -0.4d³, ठीक है। अब बच्चा अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की या बैरी सेंट्रल रूल की, तो मैं एक एक टर्म आपको करवाता हूँ, ठीक है। हम इसको बच्चा नोट कर लेते हैं यहाँ पे, तब तक बच्चा इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। तब तक मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। तब तक मेरे बच्चा पार्टी आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, एक बार कर लीजिए बच्चा पार्टी, में हट जाता हूँ, कर लीजिए ड्रॉ। तो बच्चा पार्टी अभी तक हमने यहाँ पर बात की कि हमारा डी ऑर्बिटल 2 के अंदर टूट चुका है, T2G और EG में। तो मैंने कहा था कि आप इसको नोट कर लीजिए, आपको 2 डेफिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है हमारा बैरी सेंट्रल रूल बोल सकते हैं आप इसे, और यहाँ पर होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखना है दोनों होती क्या है, मैं दोनों बता चुका हूँ, बस हमें समझना है क्या कुछ होता है। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू 2 लेवल।
क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी। इस क्रिस्टल को दो पार्ट के अंदर तो तोड़ दिया, लेकिन ये जो स्टेबल भी तो होना है इसको, तो इसको स्टेबल करने में जो एनर्जी यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी। देखिए दोबारा से, द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड बाय सप्लीटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू टू लेवल। द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन, क्या एनर्जी प्रोवाइड की, इसको किस तरीके से हमने ब्रेक किया कि सप्लीटिंग हुई कि डी ऑर्बिटल दो हिस्सों के अंदर टूट गया, दो लेवल में, एक हमारा हायर एनर्जी का था, एक हमारा लोअर एनर्जी का था, यानी कि एक हमारा D2G था और एक EG था। तो इसे आप क्या बोलोगे, क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी। यानी कि ये टूट भले ही कैसे भी जाए, लेकिन इसकी जो ओवरऑल एनर्जी होती है वो हमारी 10 होती है मेरे बच्चा, बाकी 10 D बोल सकते हैं या 10 ऑक्टाहेड्रल आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ऊपर 6 है नीचे 4 है, तो एनर्जी इक्वल होगी 10। अब कोई फर्क नहीं पड़ा कि ऊपर ज्यादा हुई नीचे कम हुई, हुआ क्या कि ओवरऑल एनर्जी 10 डी क्यू ही रहेगी, अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन, ताकि ये स्टेबल हो सके। तो ये था मेरा सपाटी क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी। अब मैं बात करता हूँ बेरिसेंटर रूल की, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग जो हो रही है इन सच ए वे, वो इस तरीके से हो कि दैट एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल डज नॉट चेंज, कि एवरेज एनर्जी इसकी 10 डी क्यू है। तो सप्लीटिंग इस तरीके से हो कि जो 10 डी क्यूब है दोनों में इस तरीके से होती है, जब हम दोनों को जोड़ें तो हमें हमारा आंसर 10 ही मिले, एवरेज एनर्जी हमारी 10 ही आए। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी बेरिसेंटर रूल। दोबारा बता देता हूं कि क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग में इस तरीके से हो कि डी ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी चेंज ना हो। इसमें तो क्या कहता है कि डी ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी चेंज ना हो, और यहां पर क्या कहता है, अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय सप्लीटिंग ऑफ टू डी ऑर्बिटल, कि ये डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट गया, दो सेट के अंदर टूट गया, दो लेवल में टूट गया, ठीक है, दो सेट बोलिए, दो लेवल बोलिए, दो पार्ट बोलिए, आपकी मर्जी है, तो वो स्टेबल रहे, क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी। और यहाँ पर क्या बोलता है कि इसकी एवरेज एनर्जी चेंज ना हो। ये है हमारा बेरिसेंटर रूल। ये बच्चा हर बार 1 मार्क के अंदर आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है बेरिसेंटर रूल का, ठीक है। तो ये मेरा बच्चा पार्टी ऑक्टाहेड्रल की सप्लीटिंग। अब मैं बात करूंगा कि D1 में क्या होगा, D2 में क्या होगा, D3 में क्या होगा। तो बच्चा पार्टी इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। और अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, तब तक बच्चा पार्टी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट। तो आइए बच्चों, अब बात करते हैं हमारे सेगमेंट 2 की, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी होगी D1 से लेके D10 कॉन्फ़िगरेशन तक। इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहीं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो बच्चा आपको ये चीज पता है, मैं एक बार इसको बना कर देता हूं कि जो हमारा डी ऑर्बिटल है तो बच्चा ऐसे टूटा था, ये हमारा dxy था, ये dyz था और ये dz था। इसको हमने बोला था T2G और इसकी एनर्जी थी हमारी -4 dq। अब dq से याद रखिए, -4 करने में भी आसान हुआ, ठीक है। ये हमारा लोअर एनर्जी था और ये था हमारा हायर एनर्जी, ये था हमारा dx2 - y2 और ये था हमारा dz2 और ये था हमारा Eg, और इसकी एनर्जी होती थी मेरे बच्चा पार्टी 6 dq। इतना ड्रॉ कर लीजिए, फिर D1 से लेके D10 तक हम सारा इस तरफ कवर कर लेंगे। तो ये था मेरा बच्चा पार्टी हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था जो हमने पहले वाले सेगमेंट के अंदर किया था कि हमारा डी ऑर्बिटल दो सेट के अंदर टूटेगा, T2G में और EG में, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन है। पहले मैं बात करूंगा D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो आप खुद सोचिए D1 में पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाना चाहिए। D1 यानी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन T2G में आना चाहिए या EG के अंदर आना चाहिए। हमेशा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा और लोअर वाली हमारी कौन सी है, T2G। तो अगर मैं D1 के लिए बात करूंगा तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ये मेरे बच्चा आपको पांचों बनाने हैं एग्जाम के अंदर, अगर आपको D1 दिया जाता है सॉरी बच्चों, तो आपको पांचों ड्रा करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करके दिखाना है। उसके बाद आएगा कैलकुलेशन पार्ट। अब देखिए D1 में होगा क्या,
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी -4, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर कितना आएगा फिर यहाँ पर 1 × -4 डी क्यू D1 के लिए क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो मेरे बच्चा पार्टी अब हम इसी तरह आगे D2 D3 D4 भी करेंगे, तो इसको आप अच्छे से ड्रा कर लीजिए। तो यहां पर हमारी जो पहली एनर्जी आएगी वो क्या आई बच्चों, -4 dq आई। अब कई बार क्या करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है, तो देखिए अगर D1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसमें आया बच्चा, T2G में आया है और एक ही इलेक्ट्रॉन आया है। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आया, एक आया। और इसको भी आगे आप लिख सकते हो ओपन करके DXY के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि T2G में एक इलेक्ट्रॉन आया। अब D2G में अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप कैसे लिखोगे, DXY में एक इलेक्ट्रॉन आया। तो ये थी मेरे बच्चा पार्टी D1 के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन आया और एनर्जी यहाँ पर -4 है, तो आंसर आएगा हमारा -4 dq क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर D1 इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं D2 की। D2 के केस में क्या होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा सिंगल फिल होंगे, जो हम रूल आज तक करते हैं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। वो कौन सा रूल था तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, ठीक है। तो अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी D2 में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला DXY में आएगा, आ चुका है, और दूसरा हमारा कहां पर आएगा, DYZ में आएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे हो जाएंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, ये लीजिए, और एनर्जी कितनी है, -4 है। अब खुद ही सोच लीजिए, एक की एनर्जी -4 है तो दो की कितनी होगी, -8 dq होगी, ठीक है। अब इसके लिए कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो D1 का था, मैं 2-3 लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। D2 में क्या हुआ, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनको कैसे ओपन करके लिखोगे, DXY में एक है और DYZ के अंदर एक है, हमारे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पहले दो की बात हुई, पहले में एक इलेक्ट्रॉन था जो DXY में आया। D2 की बात की तो हमारा DYZ तक भी इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ D3 की। तो D3 के केस में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 2 और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने D1 के लिए बनाया था ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो वो यहीं पर खत्म हो जाता है, ये मुझे बार बार बनाने नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए मैं इनको एक ही के अंदर करवा रहा हूँ। अब ये D3 का सिस्टम हो जाता है ऐसे, पहले एक इलेक्ट्रॉन कम था तो D2 का था, जब 2 इलेक्ट्रॉन कम थे तो D1 का था, ठीक है। तो D3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, -4 इसकी एनर्जी होगी, तो -12 dq यहाँ पर आंसर हमारा होगा D3 के लिए। अब बात करते हैं D4 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर D4 में हमारे पास 2 केस आएंगे। पहले मैं आपको बिना पेयरिंग वाले केस करवाऊंगा, ठीक है, फिर मैं उनकी डिटेल भी आपको दूंगा, ठीक है। पेयरिंग में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाए, ठीक है, और यहाँ पर नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब मैं आपको केस बताता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह जाए, हमारा यहीं पर रह जाता है या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, बताइए कौन सा करना, आप सोच लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा D4, क्योंकि D4 में हमारे दोनों आएंगे, ठीक है। तो बिना पेयरिंग के करें पहले, तो देखिए D4 में क्या हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, देखिए पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर है, DXY DYZ DZX में, तो 3 2 1 हो जाएगा। उसके बाद लगा लेना प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर है, ये बच्चा 3 2 1 है, 3 2 -4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 2 -4 क्योंकि एनर्जी -4 है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पर एनर्जी 6 है,
तो यहाँ पर कितना हुआ 3 इंटू माइनस 4 -12 प्लस बच्चों कितना होगा 6 होगा। आंसर कितना आएगा यहाँ पर -6 d3 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। तो क्या होगा d4 में इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर ना होके कहां पर चला जाए Eg के अंदर चला जाए। अब पेयरिंग नहीं हुई है तो अब सोचिए क्या कुछ होगा। पेयरिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है जो हमारा लिगेंड होगा ये हमारा यहां से फील्ड स्टार्ट हो जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का कोई लिगेंड होता तो क्या करवा देता वो पेयरिंग करवा देता। तो पेयरिंग यहाँ पर नहीं हुई तो इसका मतलब लिगेंड हमारा कैसा है वीक फील्ड का है। और वीक फील्ड का लिगेंड हो तो अब साथ में क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होगा हाई स्पीड का कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होगा हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है अब यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई तो लिगेंड हमारा वीक फील्ड है और कॉम्प्लेक्स हमारा हाई स्पीड का होगा। ठीक है अब बात करते हैं D5 में। D5 में 3 तो नीचे आएंगे एक यहाँ पर है एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है तो नीचे देखिए नीचे 3 इलेक्ट्रॉन है एनर्जी -4 है वहां पर प्लस का साइन आएगा। ऊपर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन DH2 -Y2 में है एक DZ2 में है 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर है एनर्जी 6 है। अब देखिए 3 इंटू -4 -12 प्लस 6 इंटू 2 12। अब ये हो जाएगा हमारा 0 d3। ये भी हमारा कैसा केस है हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स का केस है वीक फील्ड लिगेंड का केस है। ठीक है अब मैं बात करता हूं D6 की। अब देखिए D6 में क्या होगा। D6 में क्या केस बनेगा 5 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो चुके हैं। अब छठा इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर DXY के अंदर छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। ठीक है तो अब देखिए क्या होगा नीचे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे -4 एनर्जी है यहाँ पर ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और वहां पर एनर्जी 6 है। तो 4 इंटू 4 -16 होगा प्लस में 6 इंटू 2 हो जाएगा जो हमारा 12 होगा। तो यहाँ पर एनर्जी की जो बात होगी वो होगी -4 d3 से। ठीक है एनर्जी कितनी आएगी बच्चा पार्टी यहाँ पर -4 d3 आएगी इन द केस ऑफ D6। ठीक है अब बात करते हैं D7 की। ठीक है D7 में इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर आ जाएगा 5 और 2 7 हो जाएंगे। अब नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 हो गए एनर्जी -4 है। उसके बाद ऊपर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो देखिए एनर्जी क्या बनेगी -20 तो यहाँ पर हो जाएगा। ऊपर वाले 6 इंटू 2 कितने होंगे 12 होंगे। यहाँ पर आंसर आएगा हमारा -8 d3। कितना आंसर आएगा बच्चा पार्टी यहाँ पर -8 d3 आएगा। ठीक है अब D8 और आ जाएगा नीचे वो भी कर लेते हैं। ठीक है D8 ये लीजिए D8 में क्या होगा 5 यहाँ पर है 2 वहां पर एक और आ सकता है नीचे तो D8 के केस में ये हो जाएगा। ठीक है देखिए क्या होगा 6 नीचे हो जाएंगे -4 एनर्जी है ऊपर 2 ही रहेंगे। अब देखिए 6 इंटू -4 -24 और 6 इंटू 2 प्लस के 12 और यहाँ पर जो आंसर बचेगा हमारा -12 d3। क्या आंसर बचेगा -12 d3। पूरे बच्चा पार्टी D8 तक हम कर चुके हैं। अब बात करता हूँ मैं D9 और D10 की जो हम मिश्रण कर देंगे। लीजिए D9 के केस में देखिए क्या होगा 6 तो नीचे आ चुके हैं 2 ऊपर है 8 नीचे कोई जगह खाली नहीं है तो जो 9वां इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है अब देखिए नीचे तो 6 है मल्टीप्लाई होगा -4 से 6 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ऊपर अब 3 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं मल्टीप्लाई होगा 6 से। अब देखिए नीचे क्या होगा -24 है और ऊपर वाले में बात करूँ तो 3 हो चुके हैं 6 गुना में 3 18 आ जाएंगे। ये हमारा बचेगा -6 d3। क्या बचेगा मेरे बच्चा पार्टी -6 d3। ठीक है तो D9 तक हम पहुंच चुके हैं। आंसर आया हमारा -6 d3। ठीक है -4 8 12 और -6। अब बात करते हैं D10 की। D10 के केस में क्या होगा 10वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। अब नीचे भी फुल्ली फिल्ड है ऊपर भी फुल्ली फिल्ड है तो यहाँ पर 6 नीचे होंगे
-4 के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे, एनर्जी 6 होगी, यानी कि 24 ये हो जाएंगे माइनस 24 ये प्लस में हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर आएगा 0 DQ। ठीक है, कितना आया बच्चा? 0 DQ आया। तो बच्चा ये था वीक फील्ड लिगेंड के लिए केस, जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात होगी। ठीक है, अब D1 D2 D3 इनको कोई दिक्कत नहीं है। D1 D2 D3 हाई स्पिन में भी सेम रहेंगे, लो स्पिन में भी सेम रहेंगे। आप नोट कर लीजिए, मैं इस तरफ लिख देता हूँ बच्चा। जो D1 है, D2 है, D3 है, इनकी वैल्यू हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दोनों में सेम रहेंगी। हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दोनों में क्या रहेगी? सेम। हाई स्पिन के अगर मैं बात करूंगा तो लिगेंड कौन सा होगा? यहाँ पर बात करेंगे फिर हम वीक फील्ड लिगेंड की। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। और लो स्पिन में हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड की। तो यानी कि D1 D2 D3 आपको कोई भी केस मिले, दोनों में यहाँ पर आंसर सेम आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए D1 D2 D3 के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा D8 होगा, D9 होगा, D10 होगा, नीचे वाले तीन जो होंगे, D8 है, D9 है, D10 है, इनके लिए भी एनर्जी दोनों में सेम आएगी, वीक फील्ड में भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। नहीं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी सेम आएगी D1 D2 D3 के लिए, D8 D9 D10 के लिए। अब बच्चों बात करेंगे कि D4 से D5 D6 D7 यानी जो हमारे चार बचते हैं, इनमें क्या चेंज होगा पेयरिंग के टाइम में? क्योंकि जो ये कंसेप्ट हमने किया, ये सारा का सारा हमारा वीक फील्ड के, अगर मैं बात कर रहा हूं तो वीक फील्ड के लिए हमने किया। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड आ जाएगा यानी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब यहाँ पर क्या चेंज आएगा, अब हम बात करेंगे उसकी। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, ये जो कार्य किया है, ये जो हमने सारा पढ़ा है, ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड के लिए है, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए है। अब इतना मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाले तीन और जो नीचे वाले तीन हैं, उनकी दोनों में वैल्यू सेम आएगी। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। किसकी बात करूंगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। तो ये हमारी कहानी की सारी वीक फील्ड लिगेंड की। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद में चलूंगा कहां पर? हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरफ। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिए, मैं सर्व कर लेता हूँ फिर यहाँ से। ठीक है, ले लीजिए। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, मैंने यहाँ से कुछ पोर्शन रफ कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी वीक फील्ड की, जब पेयरिंग नहीं हुई थी। अब ये सारा का सारा कहानी है स्ट्रॉन्ग फील्ड की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? लो स्पिन का होगा। तो पहले वाला पार्ट था वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड के लिए लेकर था, जब पेयरिंग नहीं हुई थी। नॉर्मल पहले लोअर एनर्जी स्टेट गई, फिर हायर में गए थे, उसके बाद दोबारा लोअर में आए थे। ठीक है, और पार्टी D1 D2 D3 सेम रहेगा, D8 D9 D10 सेम रहेगा। ठीक है, D8 और D9 D10 सेम रहेगा। अब बात करते हैं D4 की, यानी कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा, तीसरा यहाँ पे जाएगा, चौथा दोबारा से नीचे ही आ जाएगा। ये होता है पेयरिंग। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड का कोई लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहीं पर फिलअप हो जाएगा। तो देखिए D2 के केस में क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 × -4 यानी कि आंसर आएगा हमारा -16 DQ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारा आंसर कितना आएगा? -16 DQ आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे D5 को लेके। तो अभी तो जगह खाली है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे इलेक्ट्रॉन T2G में 5 हो गए, ले लीजिए 5 × -4 -20 DQ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं D6 की। D6 में क्या होगा? D6 में इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएगा, आप पीछे वाले देख सकते हैं। तो D6 में यहीं पर आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 6, -4 यहाँ पर एनर्जी है, आंसर आएगा -24 DQ। अब बात बचती है D7 की, तो D7 भी कर लेते हैं। D7 में कहां पर जाएगा इलेक्ट्रॉन? Eg1 में चला जाएगा, तो नीचे 6 और ऊपर 1, तो 6 × -4। उसके बाद बचा होगा ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है,
मल्टीप्लाई होगा 6 से, ठीक है। एनर्जी बचेगी हमारी -24 प्लस होगा 6 में और आंसर आएगा हमारा -18 d3। तो ये था बच्चा पार्टी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या लॉस फील्ड कॉम्प्लेक्स में केस। अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, D1, D2, D3 के लिए और D8, D9, D10 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड दोनों केस में सेम रहेगा। चेंज हमारा होगा D4 से लेके D7 तक। तो की पॉइंट याद रखने हैं D4, D5, D6 और D7, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए वैल्यू क्या आएगी, हर बार अलग आएगी, ठीक है। इनके लिए वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए वैल्यू अलग अलग आएगी, आपको दिमाग में रखना है। जो इससे पहले किया था वो वीक फील्ड का लिगेंड के लिए केस था, हाई स्पीड के लिए था। अब जो हमने बात की है वो हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए की है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखिए, जैसे आपको इसकी बनानी है, ये हमारा D7 केस है, ठीक है, जो करंट में अब चल रहा है, ये हमारा D7 है और D7 किसमें है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। तो इसमें कैसे लिखोगे आप, T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6 आए, EG के अंदर 1 आया। अब T2G को ओपन करके लिख सकते हो, कैसे, हर जगह 2 आए हैं तो और ओपन हो जाएगा, DXY में 2 आए, DYZ में 2 आए, DZX में 2 आए, तो EG में मतलब DX2 माइनस Y2 के अंदर 1 आया। तो जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए मैंने आपको पहले 2 की ही बताई थी और बाद में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की भी करवा दी है। तो ये था मेरे बच्चों पार्टी ऑक्टाहेड्रल का कंप्लीट कंसेप्ट। अब इसमें सिर्फ 2 ही लेक्चर हमारे बचेंगे, एक में हम टेट्राहेड्रल करेंगे, बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होगा एनर्जी का। यहाँ पर अभी इनकी -4 है और ऊपर 6 है, ये चेंज हो जाएगी, नीचे -6 हो जाएगी और ऊपर प्लस हो जाएगी, कोई चेंज नहीं है। टेट्राहेड्रल बिल्कुल इसकी कॉपी है। ऑक्टाहेड्रल समझ में आया तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद बचेंगे हमारे सिर्फ फैक्टर ऑफ फैक्टिंग। तो मेरे बच्चा पार्टी मैक्सिमम 2 वीडियो और ये यूनिट हमारी हो जाएगी खत्म, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी पहले वाले लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, CFT को VBTV पोस्टुलेट की, उसके एप्लीकेशन पार्ट की 2 वीडियो के अंदर, फिर हमने उसकी लिमिटेशन की और CFT के फैक्टर भी किए। और आज की वीडियो में हमने सारा का सारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किया ऑक्टाहेड्रल के केस में। मेरे बच्चा पार्टी इसके अलावा ऑर्गेनिक भी कंप्लीट करवा चुके हैं। एक NMR बस्ती है, वो भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, बीच बीच में हम करते रहेंगे, अभी फोकस इनऑर्गेनिक के ऊपर है, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी पहले वाले लेक्चर देख लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और शेयर करना आपका काम है। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट और कर लीजिए नोट। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।